तो युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। अरबों डॉलर का बारूद ईरान की फिजाओं में राख बन चुका है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के हाथ आज भी खाली हैं। दुनिया पूछ रही है कि क्या ट्रंप की ताकत का सूरज ढल रहा है, क्योंकि 32 दिन के भीषण युद्ध के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया है। परमाणु ठिकानों पर कब्जे के दावे हवा हो गए हैं, पेंटागन की साख पर सवाल उठ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सुपर पावर वाली हनक अब झुंझलाहट में बदल चुकी है। युद्ध से एग्जिट प्लान क्या है, कैसा हो सकता है, इस पर बात अब अटक गई। ट्रंप की इन ताजा धमकी ने उन पुराने जख्मों को हरा कर दिया जिसकी शुरुआत 2025 में हुई थी। वो वक्त जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया था। अब एक बार फिर ऑपरेशन चला, अरबों डॉलर का नुकसान, लेकिन नतीजा सिफर। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप उसी वॉर मोड में लौट आए जहां कूटनीति खत्म होती है और बारूदी वार शुरू। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do, and you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका उस विध्वंसक खजाने तक पहुंच पाएगा जिसे ईरान ने जमीन के 7 पर्दों के नीचे छिपा रखा है? क्या अमेरिका के कमांडोज असंभव को संभव करने के लिए तैयार हो चुके हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है ईरान का 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने अमेरिका में अपने साथियों को बता दिया है कि तेहरान किसी कीमत पर परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम नहीं रख सकता। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है अगर तेहरान न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देता तो फिर उसे जबरदस्ती हासिल करना ही होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। जाते जाते ईरान को तबाह करने की धमकी। I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up, whether it's the B-2 bombers or just terminating, as an example, the Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. But I terminated it, fortunately, otherwise right now they'd have a nuclear weapon. ट्रंप बिना लाग लपेट अपनी बात रखते हैं और उसकी वजह भी हो सकता है उन्हें उस ऑपरेशन की डिटेल्स दे दी गई हो जिनमें यह बताया गया कि ईरान से यूरेनियम आखिर लाना कैसे है। सीबीएस समेत कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां दशकों से ईरानी पहाड़ों के नीचे मौजूद सुरंगों में घुसने की ट्रेनिंग चल रही है। लास वेगस से करीब 107 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में नवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट नाम का एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड है। रिपोर्ट्स है कि यहाँ पी टनल नाम की एक असली परमाणु परीक्षण सुरंग है जो जमीन से 900 फीट नीचे है। रिपोर्ट्स तो इस तरह की भी हैं कि अमेरिका ने अपने कुछ साइट्स पर ईरान के नातांज और इस्फहान जैसे दिखने वाले नकली बंकर्स और सुरंगें भी बना रखी हैं। इजराइल और अमेरिका लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना है। पिछले साल के युद्ध में अमेरिका ने बाकायदा इस्फहान, नितांज और फोर्दो के ऊपर जो उसकी न्यूक्लियर साइट है उस पर अटैक किए थे, लेकिन उसका बताया गया कि जो यूरेनियम था वो शायद उन्होंने पहले से हटा लिया था। अब ये समझ में नहीं आता कि CIA ने, मोसाद ने शायद कोई इंफॉर्मेशन दी हो कि न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर रखा हुआ है। दुनिया को मालूम है कि अमेरिका के पास स्पेशल फोर्सेस हैं जो दूसरे देश जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देती है। नेवी सील से लेकर डेल्टा फोर्सेस तक, ओसामा से लेकर मादुरो तक सब कुछ जल्दी निपटा दिया। लेकिन इस बार कितना वक्त लगेगा? क्या 1 घंटे में सारा यूरेनियम बाहर आ जाएगा? रिपोर्ट्स कहती हैं ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर करने में घंटे नहीं बल्कि कई दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें हैं कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को अलग अलग जगह छिपा रखा है। ईरान का करीब आधा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में, बाकी इस्फहान से 70 मील दूर नातांज में छिपा हो सकता है। इसके अलावा IAEA को लगता है कि ईरान ने कुछ संवर्धित यूरेनियम नातांज के पास पिकैक्स पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी में छिपा दिया है।
अब इन सभी जगहों से संवर्धित यूरेनियम को निकालने के लिए अमेरिका को कई ऑपरेशन चलाने होंगे, अलग टीम बनानी होगी, कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा और ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जानकारी मिल रही है कि ईरान ने अपना 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम करीब 450 केजी के करीब अपने 3 अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स में रखा हुआ है, जिसमें एक नतांज है और एक इस्फहान है। अब उस यूरेनियम को कलेक्ट करने के लिए और फिर कलेक्ट करने के बाद तुरंत लेके आने के लिए कुछ लैंडिंग स्ट्रिप्स बनानी पड़ती हैं और फिर उस यूरेनियम को डायरेक्टली एयर से एक्सपोज भी नहीं कर सकते, वरना रेडिएशन फैलने का खतरा है। यानी कि बहुत सावधानी के साथ अगर वहां पे डेल्टा फोर्स या नेवल सील फोर्स ऐसी उतारी जाती हैं और ये उस यूरेनियम को इनमें जाके कलेक्ट करती हैं, ढूंढती हैं और उसे लेके आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 1 हफ्ते से कम का समय तो इसमें नहीं लगता। सवाल तो ये भी है कि ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कितने सैनिकों की जरूरत होगी और वो कौन सी डिवीजन है जो इस टास्क में हिस्सा ले सकती है। सीबीएस की रिपोर्ट कहती है ऑपरेशन ईरान यूरेनियम के लिए कम से कम 1000 सैनिकों की जरूरत होगी। यूएस आर्मी रेंजर्स इस ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। बताया जाता है कि स्पेशल फोर्सेस के साथ 75वीं रेंजर रेजिमेंट यूरेनियम निकालने की ड्रिल कर चुकी है। इसमें सैनिकों ने एक डमी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कब्जा करने और वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रैक्टिस की थी। हालांकि एयर सपोर्ट के लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का रोल भी अहम होगा, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना भी होगा। और ईरान तो अब लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा। अगर परमाणु अप्रसार संधि की सदस्यता केवल कागज पर लिखी हुई बात है और हमें इससे उत्पन्न अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, बल्कि हम पर हमले किए जाते हैं या हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो सदस्य होने का क्या लाभ है। हम अभी भी इस संधि के सदस्य हैं और जब तक हम सदस्य हैं, हम निश्चित रूप से इसके दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं मांगे हैं और न ही वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव होगा यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके उसे सुरक्षित तरीके से वापस लाना। और इसके लिए सिर्फ नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स ही काफी नहीं, क्योंकि यूरेनियम को छूने और उसे सुरक्षित करने के लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की टीम भी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है एनडीटी, यानी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स। ये अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट टीम है। इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब स्क्वाड कहा जाता है। इनका काम ही दुश्मन के परमाणु ठिकानों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। माना जाता है कि एनडीटी दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो एक्टिव वॉर जोन में से भी न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल कर सकती है। इसके बाद है नेस्ट, यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक सीक्रेट टीम है, जिसमें टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि यूरेनियम को किस बक्से में और कैसे ले जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अत्यधिक एनरिच किया गया यूरेनियम संभवतः 40 से 50 स्पेशल सिलेंडरों में मौजूद हो सकता है, जो स्कूबा टैंक से मिलते जुलते हैं। किसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सिलेंडरों को एक खास तरह के डिब्बे यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्क में रखने की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन यूरेनियम वाले टैंक्स को पहले ट्रकों के जरिए स्पेशल सिक्योरिटी में कंटेन करना होगा, क्योंकि यूरेनियम से रेडिएशन लीक होने का खतरा हो सकता है। सबसे पहले तो वो जो मिलिट्री सपोर्ट दे, यानी कि प्रोटेक्शन टीम, जिसमें डेल्टा फोर्स हो सकती है या नेवी सील हो सकती है। फिर जो टेक्निकल टीम है उसमें न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम, यानी कि वो लोग जिनके पास में एनपीटी सूट यानी कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट होगा, जो उन्हें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर इनमें से किसी भी तरह के रेडिएशन से सेफ्टी दे सके। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर, इस तरह का एक एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के पास है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया था। और उसके साथ साथ फिर उनके पास कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, या तो एक अच्छा साइंटिस्ट या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ में होना चाहिए। और इसके बाद यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने के लिए एक हवाई एरिया को सिक्योर करना होगा। अगर आसपास कोई हवाई स्ट्रिप मौजूद नहीं है तो उसे तैयार करना होगा, ताकि पहले इसे हेलीकॉप्टर या दूसरे विमान के जरिए बेस तक पहुंचाया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए उसे अमेरिका ले जाया जाए।
लेकिन ईरान के जज्बे को देखते हुए इस यूरेनियम को हासिल करना फिलहाल आसान काम नहीं लगता।